हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र पॉलिटी का डिस्कशन है। हम लोगों ने संसद थर्ड के तहत जो थ्योरी को डिस्कस किया था उसी पर आधारित यह प्रश्न है। पहला प्रश्न है, नीचे दी हुई सारणी पर ध्यान दीजिए। भारत की संसद, राज्यसभा और लोकसभा, इसके संदर्भ में कुछ इंफॉर्मेशन है। राज्यसभा 250 से अनधिक सदस्य, 12 नाम निर्देशित और 238 से अनधिक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं। और लोकसभा में दिया गया 552 से अनधिक सदस्य, 530 से अनधिक राज्यों के प्रतिनिधि और 2 से अनधिक नाम निर्देशित एंग्लो इंडियन तथा एक्स के स्थान पे क्या रखना ठीक होगा, आपको बताना है। इसका सही जवाब होगा संघ राज क्षेत्र के 20 से अनधिक प्रतिनिधि। ठीक है, तो एक्स का स्थान पे क्या होगा, सी ऑप्शन। प्रश्न काल में लोकसभा के 552 से अनधिक सदस्यों में से 530 से अनधिक राज्यों के प्रतिनिधि, 20 से अनधिक संघ राज क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 2 से अनधिक राष्ट्रपति के द्वारा नामित आंग्ल भारतीय हो सकते थे। संविधान अधिनियम 2019 के द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन करके लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि को नामित करने के प्रावधान को पूर्व निर्धारित समय सीमा यानी संविधान के प्रारंभ से 70 वर्ष अर्थात 25 जनवरी 2020 से आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति जो है अभिभाषण देता है, तो एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अनुसार अगर बात किया जाए तो भारत का राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात और प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण देता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है। ठीक है, पहला है राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। दूसरा, संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। तो पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। दोनों कथन संविधान में उल्लेखित है। अनुच्छेद 59(1) के अनुसार अगर बात किया जाए तो राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, जबकि अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संसद बनती है किन से बनती है, तो भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। आगे 6 नंबर है, भारत में संसद मिलकर निर्मित होती है, तो किन से मिलकर संसद जो है निर्मित होती है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 7, भारतीय संसद निम्नलिखित में से कौन जो है शामिल है। भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है, आपको मालूम ही है, राष्ट्रपति और दोनों सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और भारतीय संसद के सही गठन को चिन्हित कीजिए। तो बताइए, भारतीय संसद किन से मिलकर जो है बनता है, तो राष्ट्रपति, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संसद में निम्न में से कौन सम्मिलित है। देखिए, यह क्वेश्चन कितना बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो जो संसद है, भारतीय संसद, वह राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर जो है बनता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संसद के घटक हैं कौन कौन, तो बताइए। सेम क्वेश्चन है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद का अनन्य भाग नहीं है, तो कौन सा संसद का अनन्य भाग नहीं है, आपको मालूम है। 3 नाम याद रखना है जो मतलब कि भाग है संसद जिनसे मिलकर बनता है, वो है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से। तो इसमें उपराष्ट्रपति जो दिया गया है आपका, जो मतलब कि संसद का जो अनन्य भाग नहीं है वो होगा उपराष्ट्रपति। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और भारत के देखिए संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 79 में उपबंधित है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदन राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। अतः दिए गए विकल्प में राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा
तीनों जो है संसद के अनन्य भाग हैं, जबकि उपराष्ट्रपति संसद का अनन्य भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो मतलब एक वर्ष में, 1 ईयर में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो सही जवाब है 2 बार। देखिए, अनुच्छेद यानी आर्टिकल 85(1) के अनुसार अगर बात किया जाए तो संसद के प्रत्येक सदन के एक सत्र की जो अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। यानी 6 माह में कम से कम एक बार बैठक होना आवश्यक है, और इस प्रकार एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद के प्रत्येक सदन की बैठक होना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 13 है, संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिक अंतराल होना चाहिए, कितने का? तो सही जवाब है 6 महीने का। क्वेश्चन नंबर 14 है, संसद के अधिकारियों में जो सम्मिलित हैं आपको बताना है। तो संसद के अधिकारियों में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? अध्यक्ष पहला में दिया गया है, लोकसभा का अध्यक्ष, दूसरा लोकसभा का उपाध्यक्ष, तीसरा है लोकसभा के महासचिव और राज्यसभा के अध्यक्ष। तो संसद के अधिकारियों में कौन सम्मिलित होते हैं? तो सभी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। संविधान के अनुसार देखिए बात किया जाए तो संसद के अधिकारियों में जो सम्मिलित हैं, राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, अनुच्छेद 89 के अनुसार ये दोनों सम्मिलित हैं। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनका जिक्र आर्टिकल 93 में, संसद का सचिवालय अनुच्छेद 98 में, यानी ये सब जो है मतलब कि सम्मिलित होंगे संसद के अधिकारियों में। तो डी ऑप्शन आपका जो है सही जवाब होगा। और इसके साथ जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसद या विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता जो है तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को मतलब सूचित किए कितना दिन अनुपस्थित रहता है। तो यानी कितने दिन जो है अनुपस्थित रहने के बाद मतलब कि संसद या विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है। तो कितने दिन अनुपस्थित रहेंगे तो उनकी सदस्यता जो है समाप्त समझी जाएगी। सही जवाब है 60 दिन। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आर्टिकल 101 यानी 101 के 4 के अनुसार अगर बात किया जाए तो अनुच्छेद 190 के 4 के अनुसार राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिन यानी 2 महीने की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना, वैसे 2 महीने से अच्छा है 60 दिन याद रखिएगा, 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशन से अनुपस्थित रहता है। तो 60 दिन के उक्त अवधि की गणना में किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान सदन सत्रवासित या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहता है। तो ध्यान रखिएगा 60 दिन का जो काउंटिंग होगा, अगर सदन जो है मतलब कि सत्रवासित या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहता है तो इसको काउंट नहीं किया जाएगा 60 दिन में। 16 नंबर क्वेश्चन है, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितने अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। तो सही जवाब है 2 मंथ यानी 60 डेज यानी 60 डेज। 17 नंबर क्वेश्चन है, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो आपको मालूम ही है 60 दिन। और 18 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम एक सांसद या विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा। सही जवाब होगा राज्यसभा का। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लीजिए। कह रहा है कि सर्वप्रथम एक सांसद या विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा। इसका सही जवाब होगा राज्यसभा, ए ऑप्शन। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सर्वप्रथम दिसंबर 2000 में पंजाब से निर्दलीय राज्यसभा सांसद बरजिंदर सिंह हमदर्द को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया था कि वो सदन के अनुमति के बिना उसकी लगातार 60 यानी 60 डेज में 60 डेज जो है अनुपस्थित रहे, यानी 60 बैठकों में अनुपस्थित रहे थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव जो है उठाया जा सकता है जब वह क्या करता है। तो किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह
क्या करेगा, किसी मामले के तथ्य को रोकता है या तथ्यों को बिगाड़ा हुआ जो है वर्णन देता है या बिगड़ा हुआ जो है उसका जो है जिक्र करता है। तो ध्यान रखिएगा, संसदीय नियम और प्रक्रिया के तहत किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है यदि वह किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों को बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है, संसद अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निरर्हता से छूट देता है। दूसरा, उपयुक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया था। तीसरा है, शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया है। तो देखिए इसमें जो तीसरा ऑप्शन है, तीसरा स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। पहला और दूसरा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। संसद अधिनियम 1959 के तहत अनेक पदों का या लाभ के जो पद है इसके आधार पर संसद की सदस्यता के लिए निरर्हता से छूट प्रदान की गई है। इस अधिनियम में अब तक जो है कुल 5 बार 1993 में, 1999, 2000, 2006 और 2013 में संशोधन कर विभिन्न पदों को इस अधिनियम में शामिल करते हुए लाभ के पद के आधार पर निरर्हता के दायरे से बाहर किया गया है। भारत के संविधान में लाभ का जो पद है इसको परिभाषित नहीं किया गया है, हालांकि इस शब्द का उल्लेख विभिन्न अनुच्छेदों में हुआ है। 21 नंबर है, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा, यानी जो लाभ का पद है इसका डिसीजन कौन लेगा। सही जवाब है देखिए ए और बी। ए और बी में क्या है, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल और संघीय संसद, ए और बी। तो इसका सही जवाब देखिए जो ऑप्शन में होना चाहिए नहीं है। विश्लेषण 1 के तहत अगर बात किया जाए तो कोई जो पद है संसद अथवा विधान मंडलों में सदस्यता की निरर्हता के लिए लाभ का पद है या नहीं, इसका निर्णय अनुच्छेद 102 1 क के अंतर्गत केंद्र में संसद और अनुच्छेद 191 1 क के अंतर्गत राज्यों में राज्य विधानमंडल करेंगे। ठीक है। और विश्लेषण 2 के तहत अगर बात किया जाए तो कोई व्यक्ति जो संसद अथवा विधानमंडलों की सदस्यता से लाभ के पद के आधार पर निरर्ह घोषित किया गया है वह अपने लाभ के पद के कारण निरर्ह है अथवा नहीं, इसका निर्णय केंद्र में अनुच्छेद 103 1 और 2 के अनुसार निर्वाचन आयोग के सलाह पे राष्ट्रपति करेगा और राज्यों में अनुच्छेद 192 1 और 2 के अनुसार निर्वाचन आयोग के सलाह पे राज्यपाल करेगा। तो पहला जो विश्लेषण है इसके अनुसार सही विकल्प बी होगा और दूसरा जो विश्लेषण है इसके अनुसार सही विकल्प ए माना जा सकता है। तो आपका दोनों सही जवाब है, ए और बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? वह अनुच्छेद है 105। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 105 है संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों को जो है निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? कौन जो है संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? वो है आपका सी ऑप्शन, साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बारे में देख लेते हैं। संसदीय विशेषाधिकार संसद के दोनों सदनों, उसकी समितियों और सदस्य हैं इनको प्राप्त विशिष्ट अधिकार या उन्मुक्तियां व छूट होते हैं और इन विशेषाधिकारों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला वर्ग है वे जो संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा सामूहिक रूप से जो है प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा, वे जो व्यक्तिगत रूप से संसद सदस्यों के द्वारा जो है उपभोग योग्य होते हैं। संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा सामूहिक रूप से प्रयोग किए जाने वाले जो विशेषाधिकार हैं निम्न है। पहला है अपना बहस और कार्यवाही के प्रकाशन को रोकने का विशेषाधिकार। दूसरा, सदन से अपरिचितों को बाहर रखने तथा विशिष्ट विषयों पर चर्चा के लिए गुप्त बैठक करने का विशेषाधिकार। तीसरा, अपनी स्वयं की प्रक्रिया और आंतरिक विषय व्यवसायों के संचालन तथा उन्हें विनियमित करने का विशेषाधिकार। चौथा, सदन के सदस्य और साथ ही साथ बाहरी व्यक्तियों को भी वर्षना, चेतावनी या निलंबन जो है सदस्यों के लिए या निश्चित अवधि के लिए कारावास से जो है सदन की अवमानना हेतु दंडित करने का भी विशेषाधिकार दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो विशेषाधिकार है, किसी सदस्य की गिरफ्तारी, निरोध, सजा, कारावास या रिहाई की तत्काल सूचना प्राप्त करने का विशेषाधिकार। छठा है, संसदीय समिति के द्वारा जांच के प्रयोजन के लिए प्रासंगिक व्यक्तियों, पत्रों और
अभिलेखों को बुलाने मांगने का जो है इसे विशेषाधिकार है। और संसद की कार्यवाही की जांच करने के लिए अदालतों पे रोक लगाने का भी विशेषाधिकार दिया गया है। और जो 8वां इसका विशेषाधिकार है वह है संसद के परिसर में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी और कानूनी प्रक्रिया किए जाने से पूर्व पीठासीन अधिकारी की अनुमति लिए जाने की विशेषाधिकार। विकल्प सी में दिया गया विशेषाधिकार संसद सदस्यों के द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला विशेषाधिकार है। 24 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों के द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? सही जवाब होगा अनुच्छेद 122 के अंतर्गत न्यायालय के जो न्यायालय है इनके द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना जो है प्रतिबंधित है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 122 में न्यायालय के द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किए जाने का जो है प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किन को लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन में मतदान का अधिकार है? तो राज्यसभा विधानमंडल के राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल मतलब कि सही जवाब है। तो किनको? तो राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार दिया गया है। 26 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 कथन दिया गया है, इन 4 कथनों में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन राज्यों के विधानसभाएं करती है। देखिए वैसे इसमें जो आंसर दिया गया है ना डाउटफुल है, तो पहले हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर बात किया जाए तत्कालीन प्रावधानों के अनुसार तो कतिपय अपवादों जैसे असम के स्वायत्त शासित जिलों और लक्षद्वीप के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र और सिक्किम के, इनके अतिरिक्त लोकसभा का निर्वाचन कोई प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है। ध्यान रखिएगा, तत्कालीन प्रावधान के अनुसार अगर बात किया जाए तो कुछ अपवाद को छोड़कर, जैसे असम के स्वायत्त शासित जिले, लक्षद्वीप के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र और सिक्किम, इनके अतिरिक्त मतलब इन अपवादों को छोड़कर लोकसभा का निर्वाचन कोई प्रत्याशी जो है भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, पर राज्यसभा का प्रत्याशी संभावत मतलब कि सामान्यतः जो है वहीं का होना चाहिए था जहां से वह प्रत्याशी बन रहा है। वर्ष 2003 में लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में किए गए संशोधन के तहत अब कोई भी व्यक्ति जो है राज्यसभा के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है यदि वह किसी भी संसदीय क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता हो। अब ध्यान रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन एक सही है? तो निम्न कथन दिए गए हैं जिसमें से एक सही आपको बताना है। तो देखिए इसमें पहला है, केवल राज्यसभा में ही न कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। तो कौन सा कथन जो है इसमें मतलब कि सही है? तो ए वैसे सही है। और इसमें जो सी ऑप्शन दिया गया है, सी स्टेटमेंट की किसी मनोनीत सदस्य के मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संविधानीय वर्जना नहीं है। तो पहला और तीसरा जो स्टेटमेंट है ए और सी आपका सही जवाब है। वैसे इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है। संसद के दोनों सदनों में मनोनीत सदस्य होते थे, राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय। इन सदस्यों को जो है मनोनीत किया जाता था। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अनुच्छेद 334 में किए गए संशोधन के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय सदस्यों के प्रतिनिधित्व के लिए मनोनयन के व्यवस्था को आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया। संविधान मनोनीत सदस्यों को मंत्री बनाने से मना नहीं करता है और अनुच्छेद 75 के खंड 5 में उपबंधित है कि कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह के किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। अर्थात बिना मतलब कि सदस्यता ग्रहण किए आप संसद के किसी सदन का अगर सदस्य नहीं है तो आप 6 महीने तक मंत्री पद पर बने रह सकते हैं। ठीक है, तो किसी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है परंतु उसे 6 माह के भीतर संसद के किसी सदन का सदस्य बनना आवश्यक है और यदि वह संसद का सदस्य नहीं बन पाता है तो मंत्री नहीं रहेगा। साथ ही यह भी एक तथ्य है कि मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मत नहीं दे सकते हैं जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत देते हैं। इस प्रकार वर्तमान में प्रश्नगत कथनों में से विकल्प ए और सी का कथन जो है सही है। ध्यान रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, संसद राज्य सूची के विषय में संबंध
में कानून बना सकती है। तो राज्य सूची के विषय में संसद जो है कानून बना सकती है। तो बताइए इसके संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही होगा। यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करता है तो संसद जो है राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। देखिए संविधान का अनुच्छेद जो संविधान का जो आर्टिकल 249 है, इसके तहत अगर बात किया जाए तो राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करे कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर संसद के द्वारा जो है कानून बनाना आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। और इसका अतिरिक्त अनुच्छेद 250 के तहत राष्ट्रीय आपात की स्थिति में अनुच्छेद 252 के तहत 2 या अधिक राज्यों के अनुरोध पर उन राज्यों के लिए अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुपालन के क्रम में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा किसके तहत, अनुच्छेद 352 के तहत प्रवर्तन में होने की स्थिति में अनुच्छेद 353 के तहत अनुच्छेद 356 के अधीन राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में अनुच्छेद 357 के तहत विधायी शक्तियों के प्रयोग में संसद के द्वारा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाया जा सकता है। तो याद रखिएगा जो अनुच्छेद 352 है इसके तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है और जो 356 है इसके तहत राष्ट्रपति शासन लागू किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है संघीय संसद, जो संघीय संसद है राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। बताइए तो इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए अभी अभी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है, इसका सही जवाब आप दीजिए। इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, सभी चारों। यानी इसके बारे में जो ऊपर में डिस्कस किया था उसी में उसका जो है आंसर दिया गया है, तो इसका सभी जवाब जो था सत्य था। क्वेश्चन नंबर 30 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत, सही जवाब होगा अनुच्छेद 253। इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 31 है, देखिए थोड़ा सा ब्लर है, थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है तो ध्यान से इसको जो है एक बार देख लीजिएगा। और वैसे मैं इसको रिपीट कर देता हूं, भारतीय संसद राज्य सूची के विषय पर विधायन नहीं कर सकती है जब तक भारत का राष्ट्रपति उसे ऐसा करने का निर्देश न दे, राज्यसभा प्रस्ताव पारित करके कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, और तीसरा विधानसभा का अध्यक्ष यह प्रमाणित करे कि ऐसा विधायन जो है आवश्यक है, और चौथा जो है इसमें जो है राष्ट्रीय जो है आपातकाल लागू हो। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है मतलब कि अधोलिखित कूटों में सही है। तो आपको जो है इन कूटों को सही उत्तर के रूप में चूज करना है। आपका इसमें सही जवाब होगा 2 और 4 ऑप्शन। यानी दूसरा और जो चौथा स्टेटमेंट है इसके संदर्भ में सही जवाब है भारतीय संसद राज्य सूची के विषय में विधायन नहीं कर सकती है। ठीक है, तो राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है तब, और राष्ट्रीय जो है आपका आपातकाल लागू हो तब। और 32 नंबर में भी थोड़ा सा ब्लर क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय जो संधियां है इसको, ठीक है देखिए वैसे थोड़ा मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है तो इसको छोड़ दिया जाता है और इसके डिस्कशन को जो है मतलब कि इसमें आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है संविधान के विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर जो है कौन सा कानून बना सकता है। इसका सही जवाब होगा संसद। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियों के बारे में प्रावधान करता है। इसके अनुसार संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में प्रगणित या उल्लेखित नहीं है विधि बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है। 34 नंबर है अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से जो है रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना क्या कहलाती है। ध्यान रखिएगा जो अध्यक्ष होते हैं संसद के किसी भी सदन को बोलने से, मतलब कि संसद के किसी भी सदस्य को, सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे भी सकता है। यह घटना कहलाता है यील्डिंग द फ्लोर, यानी बैठ जाना, डी ऑप्शन। ठीक है। मर्यादा, इसका मतलब क्या है, विनम्र एवं स्वीकार्य व्यवहार बनाए रखना। पक्ष त्याग, इसका मतलब है सदन के किसी सदस्य के द्वारा वह जिस दल से चुनकर आया है उसका त्याग कर दूसरे दल में शामिल होना पक्ष त्याग कहलाता है। अंतरप्रदन, अंतरप्रदन क्या है, किसी सरकारी अधिकारी से किसी नीति या कार्य के विवरण की मांग के लिए संसदीय प्रक्रिया अंतरप्रदन कहलाती है। बैठ जाने का मतलब
अध्यक्ष किसी भी सदस्य को बोलने से रोककर अन्य को बोलने के लिए कह सकता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, संसद में शून्यकाल का जो समय होता है, आप बताइए। देखिए, संसद में शून्यकाल का जो समय है इसमें सी और डी दिया गया है। तो सी में है सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक। तो इसमें सी और डी आपका मतलब कि जो सही जवाब है। शून्यकाल क्या है, जीरो आवर क्या है? विशिष्ट भारतीय संसदीय व्यवहार है। जो जीरो आवर क्या है, यह भारतीय संसदीय का विशिष्ट व्यवहार है। लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद का समय जो है शून्यकाल कहलाता है, जिसकी अवधि जो होता है अधिकतम 1 घंटा हो सकती है, जिसे जीरो आवर भी कहा जाता है। यह सामान्यतः दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक का समय होता है। पहले राज्यसभा में भी यह स्थिति थी, परंतु राज्यसभा में प्रश्नकाल की अवधि को जो है वर्ष 2014 में परिवर्तित कर दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक कर दिया गया। और इसके अनुसार अब राज्यों में जो है सर्वप्रथम 11 बजे से दस्तावेज सदन के पटल पे रखे जाते हैं और जिसके बाद सभापति की अनुमति के साथ तत्काल आवश्यक जनहित के मुद्दे यानी शून्यकाल के तहत उठाए जाते हैं और फिर विशेष उल्लेख यानी 12 बजे तक जो है लिए जाते हैं। इस प्रकार अब राज्यसभा में शून्यकाल का जो समय है प्रश्नकाल से पूर्व की बात की जाए तो सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच हो गया है, जबकि लोकसभा में यह पूर्ववर्त यानी प्रश्नकाल के बाद जो है दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक का है। ध्यान रखिएगा, संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल जो शब्द है इसको औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं है। शून्यकाल में किसी तत्काल आवश्यक जनहित के मामले को उठाने के लिए सदस्य प्रतिदिन अध्यक्ष या सभापति को पूर्व सूचना देते हैं। किसी मामले को उठाने या न उठाने की अनुमति या मामले के क्रम का निर्णय अध्यक्ष जो है या सभापति पर निर्भर करता है और इस दौरान सदन का कोई सदस्य अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित प्रश्न मंत्रियों से पूछ सकता है और उत्तर देने को कह सकता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? इसका सही जवाब है भारत की, यह स्वयं की देन है। भारत ने इसका आविष्कार किया है। 37 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितने घंटे की हो सकती है? सही जवाब है 1 घंटे। और 38 नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ है? तो प्रश्न उत्तर सत्र, डी यानी जो जीरो आवर है इसको प्रश्न उत्तर का सत्र कहते हैं। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? तो लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? तो सही जवाब होगा द्वितीय वाचन में। देखिए, विधेयक को पूरा स्थापित करने का जो प्रक्रम है उसका प्रथम वाचन कहलाता है। द्वितीय वाचन में विधेयक पर विचार विमर्श होता है। सदन के सदस्य जो है इसी स्तर पर बहस करते हैं यानी आम बहस करते हैं और द्वितीय वाचन में ही सदन विधेयक को प्रवर समिति या दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंप सकता है। द्वितीय वाचन में ही विधेयक पर जो है खंडशः विचार भी होती है और प्रभारी सदस्य का यह प्रस्ताव कि विधेयक या यथा संशोधित विधेयक पारित किया जाए विधेयक का तृतीय वाचन कहलाता है। तो तीनों वाचन को ध्यान रखिएगा कि प्रथम वाचन में क्या होता है, द्वितीय वाचन में क्या होता है, तृतीय वाचन में क्या होता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट किया जाता है या रेफर किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक रेफर किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है? उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत से, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के तहत बुलाई जाती है। इसमें कोई विधेयक संशोधन सहित दोनों सदनों के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कुल संख्या के साधारण बहुमत से पारित हो जाता है तो इसे दोनों सदनों के द्वारा पारित समझा जाता है। ज्ञात हो कि अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक की प्रक्रिया सामान्य विधायन तक ही सीमित है। धन विधेयक या संविधान संशोधक विधेयक के लिए जो है संयुक्त बैठक का जो है मतलब कि संयुक्त बैठक नहीं होता है, यह जो है लागू इस पे नहीं होगा। किस पे? धन विधेयक और संविधान संशोधन के संदर्भ में। तो धन विधेयक, संविधान संशोधन, इन दोनों के संदर्भ में ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है। 41 नंबर क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी है और इसी बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा?
क्या होगा? संयुक्त सत्र यथा समय आहूत होगा। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, संविधान जो है, भारतीय संविधान, इसके अनुच्छेद 108(5) में जो वर्णित है कि यदि राष्ट्रपति ने सदन की संयुक्त बैठक जो है यानी ज्वाइंट सीटिंग आहूत करने के अपने आशय की सूचना दे दी है और उसके पश्चात लोकसभा विघटन हो जाता है तो भी संयुक्त बैठक हो सकेगी, यानी होगा ही, और विधेयक व्यपगत नहीं होगा और उसे पारित किया जा सकेगा। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है करेगा? देखिए, संयुक्त बैठक कौन बुलाता है और किनके द्वारा अध्यक्षता करता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। और बुलाता कौन है? आप कमेंट करके हमें बताइए। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118(4) के अनुसार अगर बात किया जाए तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर करता है। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति के संदर्भ में अनुच्छेद 118(3) के अंतर्गत अगर बात किया जाए तो राष्ट्रपति के द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं। अध्यक्ष के अनुपस्थिति में संयुक्त बैठक में लोकसभा का उपाध्यक्ष पीठासीन होगा। यदि वो भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति अध्यक्षता करेगा। यदि वो भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति पीठासीन होगा जो बैठक में उपस्थित सदस्यों के द्वारा तय किया जाए। ध्यान रखिएगा। 43 है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो सेम क्वेश्चन सेम आंसर, स्पीकर। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व करता है? आपका सही जवाब होगा स्पीकर। 45 में भी सेम क्वेश्चन सेम जवाब होगा। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करने के लिए अधिकृत है? सही जवाब वही है, बताइए, स्पीकर, ठीक है, यानी लोकसभा के अध्यक्ष। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करिए। और पहला कथन है कि भारत के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में मतलब कि संस्वीकृत है, ठीक है, क्या यह सही है? इसके बारे में देखिए हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है। और दूसरा है कि लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक वर्ष 1961 में हुई थी और भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी बैठक जो है बैंक सेवा आयोग निरसन बिल को जो है पारित करने के लिए हुई थी। पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों स्टेटमेंट आपका सही है। भारत के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में वर्णित है। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन अब मतलब कि तब आयोजित होता है जब किसी साधारण विधेयक निर्माण विधेयक पे या साधारण विधि निर्माण विधेयक पे जो है विचार करने उसे पारित करने में दोनों सदनों में जो है मतभेद हो जाए। साधारण से अगर शब्दों में कहा जाए तो साधारण विधि निर्माण विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में अगर मतभेद होता है तो ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक दहेज निरोधक विधेयक जो है 1959 में 6 और 9 मई 1961 को जो है आयोजित की गई। द्वितीय जो संयुक्त बैठक था लोक सेवा आयोग बिल 1977 को पारित करने के लिए, और यह कब आयोजित हुआ था? तो 17 मई 1978 को। और तृतीय जो संयुक्त बैठक था 26 मार्च 2002 को आतंकवाद निरोध विधेयक 2002 के संदर्भ में आयोजित किया गया था। तो 3 बार जो है ज्वाइंट सिटिंग बुलाया गया है। कब कब? ध्यान रखिएगा। पहला दहेज निरोधक विधेयक के संदर्भ में, दूसरा बताइए, दूसरा है आपका मतलब कि जो बैंक सेवा आयोग है, जो बैंक सेवा आयोग बिल 1977 था इसके संदर्भ में, और तीसरा जो है आतंकवाद निरोधक विधेयक 2002 के संदर्भ में। तो तीनों को जो है आपको ध्यान में रखना है। 48 है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। बताइए, तो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है किनके निर्वाचन के लिए? तो इसमें दिया गया भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, और ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। इसका जिक्र जो है हम लोगों ने जस्ट कुछ ही सेकंड पहले किया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है
केवल 4। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, इसके बाद 50 को देखेंगे। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हुई थी, बताइए कब कब हुआ था। मैंने बताया है 3 बार हुआ है, कब कब हुआ है आपको मालूम है। तो पहला है दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में, दूसरा बैंक सेवा के संदर्भ में, और तीसरा आतंकवाद निरोधक कानून के संदर्भ में। तो तीनों को याद रखिएगा। 50 नंबर है, लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की किस स्थिति या किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो आपको मालूम ही है, इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। पहला सही जवाब होगा, साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है, यदि दोनों सदनों के बीच मतभेद हो तो। ठीक है, किस किस में नहीं बुलाया जाता है ज्वाइंट सिटिंग, तो धन विधेयक और जो संविधान संशोधन विधेयक है, इन दोनों के संदर्भ में ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाई जाती है। इन दोनों को आपको जो है बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि इनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। 51 है, निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है, तो सामान्य विधेयक। ठीक है, और 52 है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। तो सेम क्वेश्चन सेम जवाब, सही जवाब होगा साधारण विधेयक। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। अच्छा चलिए, एक क्वेश्चन और है, कवर कर लेते हैं, फिर सेशन को समाप्त करेंगे। 53 है, कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पे रखा जा सकता है। तो कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पे रखा जा सकता है, तो दोनों में से संसद के किसी एक पटल पर भी, यानी दोनों में से संसद के एक पटल पे जो है कानूनी विधेयक को रखा जा सकता है। तो किसी भी संसद के, मतलब कि संसद के किसी भी सदन पे। तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है, क्या इसके बारे में डिस्कस कर लिया जाए। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करके इस सेशन को समाप्त करते हैं। देखिए, कोई कानूनी विधेयक संसद के दोनों सदनों में से एक, मतलब एक के पटल पे रखा जा सकता है। संसद के दोनों में से किसी भी सदन के पटल पे जो है रखा जा सकता है, अगर कानूनी विधेयक, मतलब कोई कानूनी विधेयक है तो। जबकि धन विधेयक अनुच्छेद 110 के खंड 1 के उपखंड क से उपखंड च में निर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाले वित्त विधेयक या संशोधन केवल लोकसभा में जो है प्रस्तुत किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, अगर बात की जाए तो लोकसभा में जो मतलब कि मनी बिल होता है या संविधान संशोधन से संबंधित जो बिल है, ये सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, बाकी जो कानूनी विधेयक है संसद के किसी भी सदन में मतलब कि पेश किया जा सकता है। तो आज का जो सेशन है यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में 54 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, आप लोग अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। आपके प्रतिक्रियाओं का हम लोग जो है बहुत ज्यादा वेट करते हैं, और जिन लोगों ने अभी तक जो प्रतिक्रिया दिया है उनसे हम लोग बहुत ज्यादा प्रोत्साहित होते हैं, और उनके हर प्रतिक्रियाओं को जो है हम लोग रिएक्ट भी करते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।